हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये है अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी और आप देख रहे हैं मुझे यानी दुर्गेश नंदन को। अनअकैडमी यूपीएससी पर बज चुके हैं सुबह के 7 और सुबह के 7 बजे अनअकैडमी यूपीएससी पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए क्रिटिकल एनालिसिस सीरीज। क्रिटिकल एनालिसिस सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज यानी कि मुद्दे डिस्कस करते हैं और उन मुद्दों को बिल्कुल होलिस्टिकली देखते हैं, बिल्कुल 360 डिग्री कवरेज करते हैं। आइए आज के क्रिटिकल एनालिसिस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में और सीबीआई की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, सीबीआई के क्या पावर्स हैं, सीबीआई के क्या फंक्शन है, सीबीआई का फॉर्मेशन कब और कैसे हुआ, इन सारे डायमेंशंस को देखेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं आज का क्रिटिकल एनालिसिस और देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस सीबीआई से एसोसिएटेड हैं, क्या क्या बातें सीबीआई से एसोसिएटेड है। फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए इस सेशन को सो दैट बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। गाइज ये है मेरे बारे में कुछ डिटेल्स, यू कैन चेक दिस आउट हियर। और मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस का दिल्ली के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन कोचिंग में जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसका जो फायदा है वो अब आपको अनअकैडमी के प्लस और अनअकैडमी के यूट्यूब पर मिलने वाला है। राइट, तो अनअकैडमी के प्लस पर माय न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th ऑफ अगस्त, है ना। अनअकैडमी प्लस पर जो हमारा न्यू बैच है वो कब से शुरू हो रहा है, वो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है। 24th अगस्त, August. August is an August month, right? So Unacademy subscription पर न्यू बैच is starting from 24th। ये प्लस का भी बैच होगा, आइकॉनिक का भी होगा, है ना। कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा इसमें, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू और इसके लिए पूरा का पूरा जीएस प्लस सीसैट और ऑप्शनल सब कुछ आपको यहाँ पर हम करवाएंगे। ओके, तो सर सिर्फ कोर्स करवाएंगे या कोर्स के साथ और भी कुछ मिलेगा? तो कोर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी करने को मिलेगा और क्विजेस भी मिलेंगे। ध्यान देना, टेस्ट सीरीज और क्विजेस अलग अलग चीजें हैं। टेस्ट सीरीज कोर्स के कंप्लीशन के बाद आप कर सकते हैं या कोर्स के साथ साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरे प्रॉपर टेस्ट कई सारे होंगे, ठीक। और क्विजेस तो आपके कोर्स के साथ साथ चलता रहेगा, मतलब हर वीकली आप क्विज देते रहेंगे। एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, आप किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, है ना। और सारी क्लासेस लाइव होंगी और जब लाइव होंगी तो काफी इंटरेक्टिव होता है, रियल टाइम बेसिस पे आपका कन्वर्सेशन चलता रहता है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और जब आप यूज करेंगे इस कोड को यानी कि डीएन लाइव को, तो फिर क्या होगा, तो आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस एग्जाम के सारे लेवल्स के लिए अवेलेबल होगा, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, माय पर्सनल गाइडेंस विल बी अवेलेबल। और मेरे एंड से आपको रेगुलर असाइनमेंट्स भी मिलते रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए, सेशंस और आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक भी मिलते रहेंगे। वीकली इंटरेक्शन तो होता ही रहता है मेरे मेंटरशिप वाले बच्चों के साथ। मेरा वीकली इंटरेक्शन में बेसिकली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीकली इंटरेक्शन करते हैं, तो आप और मैं डायरेक्ट बातें कर सकते हैं वीकली इंटरेक्शंस में, ठीक है। आप मुझे देख सकते हैं और मैं भी आपको देख सकता हूँ, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जब आप अनअकैडमी प्लस पाएंगे डीएल लाइव यूज करके। तो that is all about the benefits and this is about the fee structure। 44,000 is fee for 1 year, 64 is fee for 2 year। 1 year का जो फी है वो यहाँ पे 39,000 हो जाएगा आपको आफ्टर यूजिंग द कोड डीएल लाइव, और 2 year का फी विल बी 57,000। This is my Instagram and Telegram ID in case you need to ask anything you can message me here and then let's quickly start। फटाफट से शुरू कर देते हैं। आज 10 AM पे क्विज है, सभी को पता होगा, मिडाइवल हिस्ट्री की बी देयर गाइस। चलिए, क्रिटिकल एनालिसिस किस चीज का? सीबीआई के पावर फंक्शंस का। क्यों सीबीआई को केज्ड पैरट कहते हैं ये भी जानेंगे। चलिए, तो सीबीआई के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानिए। सीबीआई जो है वो एक तरह से पुलिसिंग एजेंसी है, पर पुलिस के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। दो मुख्य फंक्शन जो पुलिस का होता है उनमें से एक मुख्य फंक्शन है पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस। लॉ एंड ऑर्डर नीचे लिखते हैं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ पाएगा। पुलिस के दो मुख्य फंक्शन, पहला लॉ एंड ऑर्डर को देखना और दूसरा इन्वेस्टिगेशन को देखना। सीबीआई जो है वो एक
प्राइमरी और आप कह सकते हैं प्रीमियम भी है ना। एक प्राइमरली एक प्रीमियम एजेंसी है किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेटिव पुलिसिंग के लिए, है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक एजेंसी है। एंड दिस इज अ सेंट्रल एजेंसी एज द नेम इटसेल्फ सेज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेंट्रल एजेंसी है जो कि डायरेक्टली हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है, यानी कि डीओपीटी के अंदर आता है। डीओपीटी जो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आता है, मतलब जो सीबीआई के मुखिया होंगे वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनको रिपोर्ट करेंगे, या मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री उनको रिपोर्ट करेंगे, राइट। हेड ऑफ सीबीआई डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू द पीएमओ, राइट। जैसे कि हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएस में जो एफबीआई है वो डायरेक्ट यूएस के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। एफबीआई एक फेडरल एजेंसी है, उसी तरह सीबीआई जो है वो भी एक आप कह सकते हैं फेडरल या सेंट्रल एजेंसी है। कंप्लीट मतलब बिल्कुल पक्का वाला फेडरलिज्म नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, ठीक है। सीबीआई जो है वो इंटरनेशनल मामलों में, इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह के मामले हो तो इंटरपोल वहां पे आ जाता है। तो इंटरपोल अपने से कैसे काम करेगा हर कंट्री में, तो इंटरपोल हर कंट्री में अपनी नोडल एजेंसीज रखता है ना, नोडल पुलिस एजेंसी, उनकी मदद से काम करता है, उनकी मदद से इंटरपोल इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इंडिया में इंटरपोल के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो नोडल पुलिस एजेंसी है वो कौन है, इंडिया में इंटरपोल के लिए जो नोडल पुलिस एजेंसी है वो सीबीआई है, राइट। सीबीआई इज द नोडल पुलिस एजेंसी, ठीक। 2021 के लिए शुरू होगा, 2021 के लिए हेल्पफुल होगा क्या सर? तो देखो बच्चों, ऐसा है कि हम इस सीरीज में जो करंट इश्यूज डिस्कस करते हैं, इसलिए अफेयर्स डिस्कस नहीं करते जो दिन पर दिन चेंज हो जाए, इश्यूज डिस्कस करते हैं जो 2 साल पहले भी इंपॉर्टेंट था, जो आज भी इंपॉर्टेंट है, जो 2-3 साल बाद भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीबीआई का इंपॉर्टेंस कम थोड़ी ना हो जाएगा, है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कब बनना शुरू हुआ, कैसे बना? तो सबसे पहले 1941 में चलते हैं। 1941 की बात कर रहा हूँ, मतलब प्री इंडिपेंडेंस वाले एरा में हूँ मैं, मतलब ब्रिटिश एरा में हूँ। तो अंग्रेजों ने एक चीज शुरू की जिसको बोला गया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, है ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इन्होंने अलग से ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब शुरू किया, 1941 में, जब नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में सर्ज हो रहा था, है ना, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज में सर्च हो रहा था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया। और बाद में 1946 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी कि डीएसपीई, यहां से ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप थोड़ा सा बदला और लगभग इसके 15 साल बाद, है ना, इसके लगभग 15 साल बाद, मतलब कब, 61 में जब देश में कांग्रेस की सरकार है तो करप्शन बहुत बढ़ चुका था। और जब करप्शन बढ़ चुका था तो 1962 में एक कमेटी बनाई गई, कि करप्शन को कैसे रोका जा सके। इस कमेटी का नाम था संथानम कमेटी। तो संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो आज फाइनल रूप है सीबीआई का, उस रूप में सीबीआई आया 1963 में। 1963 में सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को अपने प्रेजेंट रूप में आया थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के द्वारा सीबीआई अपने प्रेजेंट प्रारूप में आया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के द्वारा आया, इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पर ये एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर सीबीआई को बनाने के लिए, सीबीआई को इस रूप में लाने के लिए सरकार को कोई लेजिस्लेशन पास नहीं करना पड़ा, कोई लॉ पार्लियामेंट में पास नहीं करना पड़ा। अगर लॉ पास करना पड़ता तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर संविधान संशोधन करके संविधान में लिखा होता तो हम उसको बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा हो जाती, उसकी इंडिपेंडेंस और ज्यादा हो जाती, उसकी वैल्यू और ज्यादा हो जाती। स्टैट्यूटरी बॉडी होता पार्लियामेंट के द्वारा पारित एक्ट से बना होता तो भी उसकी ऑटोनॉमी, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती, ठीक है। ऑटोनॉमी अभी भी है,
वैल्यू अभी भी है, किंतु परंतु ना ही वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आप पूछेंगे सर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का? जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन, जैसे यूपीएससी जो आपका एग्जाम लेता है ना, वो जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। उसी और दूसरी ओर आप देखेंगे जब स्टैट्यूटरी बॉडीज को देखने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। फिर कुछ बॉडीज आएंगे जो कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हुए बॉडी जिनको हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या बॉडीज फॉर्म्ड विद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उनमें से एक है सीबीआई। इसी कैटेगरी का एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, नीति आयोग भी है। नीति आयोग जो है वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, नीति आयोग भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है। इससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया था, इसीलिए इतनी आसानी से उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया गया। अगर लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी होता, लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बना हुआ होता, तो प्लानिंग कमीशन को हटाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, समझ गए? आ जाएं, तो यहां तक की बातें आप समझ गए। तो 1 अप्रैल 1963 यहां तक की बातें आप समझ गए, तो आगे चलते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव पावर ये अपना कहां से लाता है? डीएसपी एक्ट 1946, मतलब प्री इंडिपेंडेंस के एक एक्ट से ये अपने पावर्स को डिराइव करता है। ये मजे की बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, तो कंपोजिशन क्या है सीबीआई का? कौन होंगे सीबीआई में? तो सीबीआई में एक डायरेक्टर होते हैं, है ना, जिनके असिस्टेंस के लिए एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं या एडिशनल डायरेक्टर होते हैं। इसके अलावा काफी सारे जॉइंट डायरेक्टर्स, काफी सारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल्स यानी कि डीआईजी साहब, है ना, डीआईजीज होते हैं, कई सारे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। तो ये सारे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। मुख्यतः यहाँ पर जो पूरी फोर्स के मुखिया हैं वो है डायरेक्टर, और इनके साथ स्पेशल या एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों से न्यूज में रहे हैं तो थोड़े टाइम पहले सीबीआई के जो डायरेक्टर थे और स्पेशल डायरेक्टर में काफी खटपट हुई थी, तो उस समय भी सीबीआई न्यूज में रहा था। अभी प्रेजेंटली हम सीबीआई के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में, है ना, सुशांत सिंह राजपूत केस में, एसएसआर केस में सीबीआई न्यूज में है। अभी मैटर सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। थोड़े टाइम पहले कुछ महाराष्ट्र में कुछ सेंट्स की हत्या हो गई थी, उस समय भी सीबीआई चर्चा में थी। काफी सारे लोगों का कहना था कि ये केस भी सीबीआई को देना चाहिए, ठीक है। तो बीच बीच में न्यूज में आते रहता है, काफी प्रोमिनेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि मेंस में इससे एक सवाल आ सकता है, इसकी ऑटोनॉमी से रिलेटेड, या इसकी मतलब कहा जाता है कि सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, तो उससे संबंधित एक सवाल आ सकता है, ठीक है। ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ठीक, चलें आगे। तो सीबीआई का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जरा एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। सीबीआई के ऑर्गेनाइजेशन को जब आप देखेंगे, जब स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, तो इस स्ट्रक्चर में काफी सारे डिविजन्स हैं। उनमें से सबसे पहला है एंटी करप्शन डिवीजन और दूसरा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। एंटी करप्शन डिवीजन किसको देखेगा? एंटी करप्शन डिवीजन ऐसे लोगों को देखेगा जो स्कैम्स में इन्वॉल्व थे, जैसे कि मधु कोड़ा झारखंड के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जैसे कि 2G स्कैम में जो लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, कोलगेट में जो लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा डिवीजन जो है उसका नाम है इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन। इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन मेहुल चौकसी जैसे लोगों को देखेगा। फिर है हमारा स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, और क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। सबसे दो मेन डिवीजन कौन से हैं? जो दो सबसे पहले डिवीजन मैंने आपको बताए, यही सबसे दो मुख्य डिवीजन हैं हमारे लिए, ठीक है, एंटी करप्शन डिवीजन और इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन, ठीक है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, बट मतलब एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमारा काम क्या है? स्ट्रक्चर के प्रोसेस और बिहेवियर को एनालाइज करना। जब हम स्ट्रक्चर के प्रोसेस और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा काम हमें ये दो बॉडीज आएंगे, ठीक है, समझ गए? चलें आगे चलें।
तो फंक्शन क्या है सीबीआई का, व्हाट इज और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ CBI? Let us look at that. Let us look at the functions of the CBI. तो CBI का फंक्शन है सबसे पहले तो कि करप्शन और फ्रॉड के जितने केसेस है ना भैया, है ना, जो पब्लिक सर्वेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफिस में रहकर जो IAS IPS जो करप्शन कर रहे हैं, है ना, जो अवैध खनन चल रहा है, ठीक है, अवैध रेतों का खनन चल रहा है, जो इस तरह के जितने भी अवैध गोरख धंधे चल रहे हैं, है ना, कोविड के लिए जो पैसे आ रहे हैं वो अगर कोई IAS ऑफिसर साइड में रख रहा है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स के पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी, मतलब सेल जैसे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSNL, इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके भी अफसर, और सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, तो इनके अफसरों का जो केस होगा करप्शन या फ्रॉड से रिलेटेड उसको सीबीआई देखेगी। पर इसका मतलब समझिए आप कि जो सीबीआई का डोमेन है वो कितना वाइड है कि वो पब्लिक सर्वेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जो सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पब्लिक सर्वेंट है, उन सब के करप्शन केसेस को देख सकती है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो जाता है, क्योंकि करप्शन को चेक करने का मतलब है, करप्शन को चेक करने का मतलब है कि क्लीन गवर्नेंस प्रोवाइड करना। तो सीबीआई इज बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी लाइन बता रहा हूँ, सीबीआई इज बेसिकली अ टूल टू अचीव cleanliness and transparency in governance, a tool to achieve cleanliness and transparency in governance। इस तरह के लाइंस जब आप लिख लेंगे, अभी के अभी नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, तो आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे, और जब आप एग्जाम में लिख पाएंगे तो फिर वहां पे जो बाबा आपके आंसर बुकलेट को चेक कर रहे होंगे वो खुश हो जाएंगे और जबरदस्त नंबर आएंगे आपके। तो सीबीआई का काम है इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, जैसे कि बैंक फ्रॉड, इंडिया में चल ही रहा है, बैंक फ्रॉड का क्या ही एग्जाम्पल दूं मैं, है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड, कभी विजय माल्या चले जाते हैं, कभी मेहुल चौकसी चले जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड वायलेशंस, ठीक है, लार्ज स्केल स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक्स का लार्ज स्केल स्मगलिंग, वो देखा होगा ना आपने मूवीज में, नार्कोटिक्स का लार्ज स्केल स्मगलिंग, एंटीक्स, ठीक, कल्चरल प्रॉपर्टी और स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, ठीक है, एंटीक्स, नार्कोटिक्स, कल्चरल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटीक्स में जैसे क्या आ सकता है, आइवरी, है ना, और कल्चरल प्रॉपर्टी में कोई पुरानी मूर्ति हो जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे हेरिटेज से रिलेटेड है, पर उसकी तस्करी, उसकी स्मगलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा सीबीआई के डोमेन में आता है, ठीक है। बैंक फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई धोखाधड़ी हुई हो, उनके एक्सचेंज जो नॉर्म्स है उनका वायलेशन हुआ हो, नार्कोटिक्स ड्रग्स वगैरह का स्मगलिंग हो, सभी चीज सीबीआई देख सकती है, ठीक है। सीबीआई में बस आईपीएस होते हैं, आईएएस नहीं होते क्या? आईएएस का सीबीआई में क्या काम है भाई? आईएएस का सीबीआई में क्या काम है? आईएएस का सीबीआई में क्या काम है? फंक्शनल रोल में आईएएस नहीं होते। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए किसी आईएएस को भेज दे तो वो बात अलग है, बट आईएएस का कुछ काम नहीं है। अब बाकी गवर्नमेंट, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, कई बार आप कई सारे स्टेट्स में देखेंगे कि फॉरेस्ट सर्विस का ज्यादा काम नहीं है तो उनको भी सेक्रेटरी बना दिया, जैसे आईएएस को सेक्रेटरी बनाते तो ऐसे उनको भी सेक्रेटरी बना दिया, तो वो तो अब गवर्नमेंट की मर्जी हो गई, ठीक है। तो आईएएस का कोई काम नहीं है इधर, मुख्यतः आईएएस का कोई काम नहीं, ठीक है। उड़ता पंजाब, चलिए, उड़ता पंजाब और अब बन जाएगा उड़ता इंडिया, अगर सीबीआई जल्दी से चेक नहीं करेगी इन चीजों को। तो स्पेशल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, आप बोलेंगे सर ये स्पेशल क्राइम्स का मतलब क्या होता है? तो आतंकी हमले हो गए, अगर आतंकी हमले हो गए, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कुछ सेंसेशनल होमिसाइड्स हो गए, किडनैपिंग हो गई रैंसम यानी कि फिरौती के लिए, या अंडरवर्ल्ड और माफिया के द्वारा कमिटेड क्राइम्स हो, इन सारे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी सीबीआई के पास है, ठीक है। समझ गए सर आप इतना बेस्ट कैसे हो? जी प्रणाम आपको, धन्यवाद आपको।
सुशांत सिंह केस में सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है क्या? अनिकेत वर्मा पूछ रहे हैं सुशांत सिंह केस में सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है क्या? अरे भैया आज पढ़ क्यों रहे हैं? सुशांत सिंह केस में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। बिहार गवर्नमेंट ने पहले इसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको ग्रांट कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि इसमें सीबीआई का मतलब इन्वॉल्वमेंट हो नहीं हो, और अगर हो तो केस का जो मतलब दायरा है वो मुंबई तक ही सीमित रहे, पटना इसका जुरिस्डिक्शन ना हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने सारे बादल खत्म कर दिए, बोला कि जो पटना में फाइल्ड एफआईआर है वो भी वैलिड है और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन भी वैलिड है, जारी रहेगा। सीबीआई काम करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, है ना। सीबीआई जो है वो ऑलरेडी क्राइम करना शुरू कर चुकी है भाई, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर चुकी है, ठीक है। और एम्स में इनके जो फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह है वो भी दोबारा से चेक होंगे अभी, तो सारा चीज होगा, पूरा मामला अनकवर होगा, टेंशन मत लो आप, बिंदास रहो। अगर आप एसएसआर फैन हो या आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो जो सोच रहे हो इस बारे में, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहें, सीबीआई के हाथ में मामला है, अब पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। तो कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज, जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, और अलग अलग स्टेट पुलिस की फोर्सेस की भी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, है ना। कोऑर्डिनेटिंग स्टेट पुलिस का जो फोर्स है, जैसे कि अभी इस केस में बिहार के भी फोर्सेस हैं, महाराष्ट्र के भी फोर्सेस हैं। अब आपने देखा ही है कैसे मतलब आपस में बिल्कुल भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को मतलब इंफीरियर दिखाने की कोशिश चल रही थी, महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को इंफीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इन मामलों में अब जब सीबीआई आ गई तो ये अपने आप कोऑर्डिनेशन करवा लेगी, इनके अपने तरीके होते हैं भाई साहब, है ना, कोई चू नहीं करता फिर इनके सामने, इनके अपने अलग तरीके, ठीक है, शानदार और जानदार तरीके। टेकिंग अप ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन, राज्य सरकार के रिक्वेस्ट पर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना, राज्य सरकार का रिक्वेस्ट जरूरी है, तभी स्टेट से रिलेटेड पुलिस जिस केस में इन्वेस्टिगेट कर रही हो या कर सकती है उससे रिलेटेड किसी केस को सीबीआई लेती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने रिक्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए सीबीआई के पास बात अब तक पहुंची नहीं। बिहार सरकार ने रिक्वेस्ट किया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बस तुरंत हो गया मामला फटाफट, ठीक। मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स, मतलब देश में कितना क्राइम हो रहा है, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, ये भी सीबीआई का काम है, ठीक है, ये भी सीबीआई का काम है, ठीक है। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं सर मनी देकर सीबीआई को खरीदा गया तो क्या होगा? अब भैया वो चांस तो हर जगह होता है, अब वो हो गया तो क्या ही कह सकते हैं, बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है इस देश में। पावर्स क्या है सीबीआई के? तो डीएसपी एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कन्फर्स upon CBI's concurrent and co-extensive powers to carry out investigation of offences mentioned under the same sections, है ना, कि कोई और एजेंसी भी अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीबीआई कंकरेंट और को एक्सटेंसिव पावर्स रखता है किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट, Central government has the power to extend the jurisdiction of CBI to any area. केंद्र सरकार के पास ये पावर्स हैं कि वो सीबीआई के jurisdiction को किसी भी एरिया में एक्सटेंड कर सकती है, except union territories that fall within the geographical boundaries of India, है ना, except union territories that fall within the geographical boundaries of India, subject to the consent of the states so concerned, ठीक है। तो कहीं भी इनका ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एडिशनल पावर कन्फर्ड इन द सीबीआई कॉन्स्टिट्यूशन, सीबीआई का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमारा संविधान नहीं, ठीक है। तो an additional power conferred in CBI constitution is that CBI can correspond with the demand information from any ministry or department of central and state government, मतलब सीबीआई जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी मंत्रालय से, केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मंत्रालय से क्या कर सकती है, केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी मंत्रालय से इंफॉर्मेशन मांग सकती है और कोई भी इंफॉर्मेशन देने से उनको मना नहीं कर सकता, ठीक है। सीबीआई के जो अफसर हैं
they have the added power of being exempt from provisions of right to information act। RTI एक्ट जो है, RTI एक्ट 2005 है ना, RTI एक्ट 2005 जो है वो CBI ऑफिसर्स पर लागू नहीं होता है, राइट। वो राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आते हैं, धुआं मचा के काम करेंगे, है ना, धुआं मचा के काम करेंगे। अब इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा ये है कि भैया मतलब किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इसमें बार बार कोई डिस्टरबेंस, कोई पिन नहीं कर सकता। नुकसान ये है कि ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम होगी, थोड़ी मनमानी चलेगी सीबीआई की, है ना। राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत ही वाइटल एक्ट है।